गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक दिव्य ज्योति अवतरित हुई, एक ऐसी विश्व विभूति जिसने मानव मात्र के चिरंतन रहस्यों की खोज की, जिसने इस सत्य का साक्षात्कार किया कि इस जीवन जगत के 8 आर्य सत्य हैं। इनमें सबसे बड़ा सत्य यह है कि जीवन दुखमय है, उसका आदि दुखमय, उसका अंत दुखमय, और यह भी कि इस दुख से मुक्त होना ही परम पुरुषार्थ है। इसका सर्व सुगम उपाय है 3 शीलों का आचरण। इस बोध को प्राप्त करके वे बुद्ध कहलाए। इसके लिए उन्होंने मन के तमस को जीता और फिर वे गौतम कहलाए। भगवान गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक घूम घूम कर संतप्त प्राणियों को प्रबोध दिया, जो बौद्ध दर्शन के रूप में देश देशांतर में व्याप्त हो गया। आज भी चतुर्दिक ये स्वर गूंज रहा है, अहिंसा परमो धर्मः। नमस्कार, शुभ संध्या, स्वागत आप सभी का गुड इवनिंग इंडिया में। बात जब होती है मानवता की, बात जब होती है समर्पण की, संभाव की, शांति की, निर्लिप्तता की, तो जो नाम सबसे पहले मन में उभरता है वो है गौतम बुद्ध का। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसे हम वैशाख भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और इसी विषय पर बात करने के लिए गुड इवनिंग इंडिया में आज हमने 2 विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं श्री उदित राज जी से। कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका परिचय, उनका नाम आप है, आप लोकसभा सांसद हैं, साथ ही बौद्ध नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदित राज जी आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर अरविंद आलोक जी, आप चेयरमैन हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स डेवलपमेंट काउंसिल के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उदित राज जी, आपसे ही हम शुभारंभ करते हैं। और जब भी बात होती है महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, तो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की यात्रा बहुत लंबी है, जो बहुत कुछ सिखाती है। क्या कहेंगे? उन बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, राजकुमार थे, लेकिन उनको लगा कि समाज में बड़ा दुख है, तकलीफ़ें हैं, तो उन दुखों और तकलीफ़ों के निवारण के लिए निकले। जब उन्होंने घोषणा किया कि हम गृहस्थ जीवन छोड़ करके मानव कल्याण के लिए निकलना चाहते हैं, तो उनके पिताजी और परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश किया कि मान जाएं और पारिवारिक जीवन में रह जाएं। एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, इनकी पत्नी यशोधरा थी, और बहुत प्रयास किया, फिर भी इन्होंने अपनी जिद को कायम रखा और अड़े रहे। अंत में फिर घर छोड़ दिए, घर छोड़ करके विचरण करने पर निकले। शुरुआत में इन्होंने लगभग 5 साल तक जंगल में तपस्या करी थी, और 5 लोग भी थे उनके साथ। और हालत ये हो गई थी कि बाल बड़े बड़े हो जाते थे तो नोच करके फेंकते थे, और जंगलों में रह करके बड़े जीर्ण शीर्ण हो गए थे, बड़े कमज़ोर हो गए थे, ठठरी दिखने लगी थी। और चूँकि पहले की ऐसी मान्यता थी कि जंगल में या कहीं एकांत में बैठ करके अगर तपस्या करेंगे
तो मानव कल्याण होगा, खुद का कल्याण होगा, देश में शांति होगी, या इंसान की ये सबसे बड़ी पूर्ण कार्य है। उन्हें महसूस हुआ कि इससे तो कुछ होने वाला है नहीं जी। अब समाज से कट कर के जंगल में तपस्या कर रहे हैं या एकांत में तपस्या कर रहे हैं, तो इससे मानवता के से क्या संबंध, या जो लोग दुखी हैं और परेशानियों में हैं उनका उसका इससे क्या संबंध। इसलिए वहाँ से उसको त्याग किया और त्याग करके विचरण कर रहे थे जी। तो बोध गया पहुँचे। तो बोध गया में अचानक उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति हम इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग जी, मिडिल पाथ। और जैसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि ज़्यादा बरसात हो जाए तो भी खेत खराब हो जाएगा, ना कम बरसात होगी तो भी। तो जीवन को उन्होंने कहा कि अति नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आर्य सत्य, उनका जो 4 आर्य सत्य है जी। 4 नोबल ट्रुथ। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण है तो निवारण भी है। बिल्कुल। और निवारण के लिए उन्होंने जो चौथा कदम बताया, अष्टांगिक मार्ग, कि अगर वो 8 नियम हैं, अगर उनको इंसान अपने जीवन में अवतरित करे, पालन करे, तो दुखों से मुक्ति हो सकती है, उसका निर्वाण हो सकता है। तो जब यह ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, तब पहला उन्होंने जो उपदेश दिया बनारस में जब वहाँ पहुँचे तो जिन लोगों के साथ में उन्होंने तपस्या की थी जंगल में, उनके हिसाब से भगवान गौतम बुद्ध भगेड़ू थे और उनको जंगल में ही छोड़ के चले जाए। और उन 5 सारनाथ में थे जी। तो जब बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध को आते देखा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा गुस्सा आया, और जैसे जैसे करीब आते गए भगवान गौतम बुद्ध, उनका गुस्सा शांत होने लगा और शांत होता रहा। और जब करीब आ गए तो 5 लोग पिघल गए। जो उनके मन में थी कि इन्होंने हमारा साथ छोड़ा या ये पलायनवादी है, उनमें एक बदलाव होता। तो सबसे पहले उपदेश उन्होंने उन 5 अपने शिष्यों को दिया, जिन शिष्यों के साथ में शुरुआत में इन्होंने जंगल में तपस्या की थी। और तपस्या किस लिए की जाती है और क्यों किया इन्होंने, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध का जो उपदेश है, विचारधारा है, दर्शन है, वो मानव कल्याण के ऊपर आधारित है जी। शांति के ऊपर आधारित है। दुनिया में तमाम सारे फिलोसफर पैदा हुए और धर्म के आविष्कारक पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कभी ज्ञान के स्रोतों के ऊपर चर्चा की, कभी जिसको एपिस्टेमोलॉजी आप कह सकते हैं, मेटाफिजिक्स की बात की, जन्म के पहले हम क्या थे, या हम जो नहीं देख पा रहे हैं वो क्या है, या हमारे मरने के बाद में क्या होगा जी। उसके ऊपर ज़्यादा उन्होंने कंसंट्रेट हुए। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के कभी कहीं उस उपदेश में या उनके जो प्रचार में ये चीज़ें नहीं दिखती। उनकी चीज़ें दिखती हैं कि इंसान शांति, भाईचारा जी। और दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं होना चाहिए, असमानता। इसीलिए सबसे पहले यही ऐसे धर्म उपदेशक हैं जिन्होंने महिलाओं को भी इंक्लूड किया। उन्होंने महिलाओं को भी धर्म प्रचार के लिए आगे आए, और कोई भी आविष्कारक ऐसा हमें उस समय नहीं दिखते। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा उदित राज जी ने अभी कहा, उनकी यात्रा की हम बात करें, लेकिन उस समय के लिहाज से अगर सोचें तो एक युवा व्यक्ति जो दुख समझ लेता है कि जीवन में है और उससे पार जाने के लिए, जीवन को समझने के लिए निकल पड़ता है, उसे खुद नहीं मालूम कहाँ, वो जो मनस्थिति थी और जिस तरह से फिर वो एक नई धारा हमारे सामने आती है, और आज इतनी सदियां बीत जाने के बाद देखते हैं कि समय की परत उस पर नहीं चढ़ी। हम आज भी जब देखते हैं कि जो दुख
व्यक्ति के जीवन में है, तो क्या लगता है कि किस तरह से उनके जो उपदेश रहे हैं उनको अपने जीवन में लाकर हम अपने दुख का निवारण कर सकते हैं? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बिल्कुल सही, और उदित राज जी ने काफ़ी उस पर प्रकाश डाला ही है। भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो आज इतना प्रासंगिक है, न केवल युवाओं के लिए, न केवल महिलाओं के लिए, समाज के हर हिस्से के कल्याण के लिए भगवान का उपदेश प्रासंगिक है। खास तौर पर आज के संदर्भ में पापानम न करणम सुखम, पापों का न करना सुख मिलता है, सुखम यवा जराशीलम। व्यक्ति को आचरण में आचरण रखना चाहिए। बुद्ध का उपदेश न केवल व्यक्ति के वैयक्तिक विकास के लिए है, भगवान बुद्ध का उपदेश व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए, उसके राजनीतिक विकास के लिए, साथ में ही साथ उसके आध्यात्मिक विकास के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध की स्वयं की यात्रा दुख के कारण को ढूंढने के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति, जो 4 आर्य सत्य है, मग्गान टुडिको सेठो सच्चानम चतुरोपदो विराग सेठो धम्मानम द्विपदनश्च चक्षुमा। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में 4 आर्य सत्य है। तो अष्टांगिक मार्ग जिस पर चर्चा हुई अभी और 4 आर्य सत्य, ये सारे जीवन के और संसार के सारे दुखों को समाधान करने का एक सबसे बड़ा नियामक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आज के संदर्भ में, जबकि आज बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, उनके जो साधारण जो उनसे जुड़ी कहानियां हैं वो तो जन सामान्य को मान्य है, लेकिन आज हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो संसार में सारी समस्याएं हैं, चाहे वो कलह के कारण, चाहे वो आपसी मतभेद के कारण, कैसे शांति आ सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं वैरेन वैराणी समन्ति ध कुदाचनम अवैरेन च समन्ति एस धम्मो शनंतनु। आज जो वर्तमान में हमारी सरकार या जो लोग हैं जिनके ऊपर शासन और सरकार में रहने का दायित्व है, उनकी कोशिश है कि समाज में, राष्ट्र में और पूरे संसार में समग्र शांति का स्वरूप तय हो, और इसके लिए भगवान बुद्ध के उपदेशों में हम ढूंढते हैं और वो सार्थक सिद्ध होता है। जी उदित जी, अरविंद जी ने जैसा कि अभी कहा, अगर उपदेशों की हम बात करें, उनकी शिक्षाओं की बात करें, तो आज का जो युवा है, बहुत बार हम भी कहते सुनते हैं कि वो दिशाविहीन है या फिर अपने आदर्शों से, अपने संस्कारों से दूर हो गया है। तो जो दुख इतने वर्षों पहले, इतनी सदियों पहले जिसके परिभाषित करने का प्रयास था, समझने का प्रयास था, उससे पार जाने का प्रयास था, आज हम फिर उसी धुरी पे घूम रहे हैं। तो हम कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुँच गए? और आज के समय में, जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा, तो उनकी जो उपदेश उनके रहे हैं, जो प्रीचिंग्स रही हैं, कितनी प्रासंगिक आपको लगती हैं? देखिए, परिस्थितियाँ बदलती हैं। और हेराक्लिटस ने भी कहा था, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि समय परिवर्तनशील है जी। वन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, धारा बहती रहती है। तो आज की परिस्थितियां अलग हैं, भिन्न हैं। आज का जो युवा है रोजगार चाहता है जी, बेहतर जिंदगी चाहता है, आवश्यकताएं को जानता है। पहले तो आवश्यकताओं को ही नहीं जानते थे, न मिलती थी, उपलब्ध नहीं। तो जब उसमें गैप होता तो निश्चित तौर से उसमें निराशा होती है। तो लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के ने केवल न केवल मानसिक स्तर पर या स्पिरिचुअल स्तर पर कार्य किया है, बल्कि अर्थ को भी दुनिया में अर्थ के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रोत्साहित किया करते थे। उस समय श्रावस्ती जहाँ उनका केंद्र हुआ करता था अक्सर, वहाँ का व्यापार सबसे ज़्यादा फला था। वो कहते हैं कि 16% एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब पता नहीं आंकड़े कितने हैं, और ये जो अतीत होता है, अतीत में 100% करेक्शन नहीं हो सकता। उस समय राइटिंग का कोई सिस्टम नहीं था। श्रुति के आधार पर चीज़ों को सुरक्षित किया गया। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर जानता हूँ, और आज के जो भौतिकवादी लोग हैं मन को, और इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं, आज इस देश के बड़े कारपोरेट हाउसेस की वर्थ इतनी है कि कई राज्यों के बजट से भी ज़्यादा है। 2-2 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ की टर्नओवर है। और छोटे राज्यों का 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़
बजट। लेकिन अगर एक दृष्टांत है जिसको मैं उद्धृत करूंगा तो उनको भी शायद समझ में आए। एक बार श्रावस्ती से गुजर रहे थे भगवान गौतम बुद्ध, तो एक जगह बड़ा रमणीय उनको लगा। तो उन्होंने कहा क्या यह जगह है? तो उनके एक शिष्य थे अनाथ पिंडक, उस समय के सबसे बड़े व्यापारी थे। तो अनाथ पिंडक को पता लग गया कि भगवान गौतम बुद्ध को यह जगह बहुत ही प्यारी है। तो जिसकी वो जगह थी वो जेतवन राजकुमार थे। अच्छा जी। तो उनसे कहा कि ये जगह हमें चाहिए। उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं देंगे जगह, तो किसी भी हालत में देने। तो अंत में जगह की कीमत तय हुई कि जहाँ तक सोने की असरफी को बिछा दोगे वहाँ तक की जमीन ले सकते हो, और यही हुआ। तो ये जो अनाथ पिंडक का योगदान न केवल उनकी व्यक्तिगत भक्ति, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमें धन की प्राप्ति होगी, हमारे धन में और इजाफा होगा, ये नहीं जी। जो भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश था उसको आगे बढ़ाने में कितना बड़ा त्याग उस व्यापारी का है जी। सारा जमीन सोने की असरफी से पाट दिया और वो जमीन ले लिया और वहां पर जेतवन बुद्ध विहार बना, और भी आए जी, जी, अभी है भी। एक ही व्यक्ति का नाम आता है जो धनाढ्य है इतिहास में, फकीरों का नाम आता है और आम छोटे छोटे लोगों का नाम इतिहास में अंकित होता है, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसका नाम इतिहास में नहीं आता जी। इतिहास अभी तक कम से कम कहीं ना कहीं करेक्शन होता है। तो यहाँ के व्यापारियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ हिस्सा अपनी कमाई के, अपने लाभ का आम जनता के लिए भी दें, उपदेशों के लिए। मैं तो कहीं काफी अपील करता हूँ। इस उदाहरण से जान सकते हैं कि जब भगवान गौतम बुद्ध की चर्चा होती है तो अनाथ पिंडक का नाम अमर है और किसी व्यापारी का नाम अमर नहीं। ना अंबानी का हो सकता है, आगे चल के हम नहीं कह सकते जी। बिल गेट का, बफेट का तो हो सकता है, उन्होंने लगभग अपनी संपत्ति दे दी। न यहाँ बिरला का हो सकता है, न हो सकता है अजीम प्रेम जी का, इन लोगों का जो चैरिटी हार्ट है। तो इनसे मैं कहूँगा कि भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश से ये भी प्रेरित हो और देश के निर्माण में और इसके कंस्ट्रक्शन में, और जो इस समय स्वच्छता अभियान है और जो बेसिक कम्युनिटीज है, शौचालय इत्यादि में, ये भी आगे बढ़ाए। बिल्कुल। तो वो अनाथ पिंडक से ये मित्रता, वही चीज यहाँ के युवाओं को भी कहना चाहिए। युवा जो भौतिकवादी हैं उनको भी वही चीज कहना चाहिए कि थोड़ा बहुत डिटैचमेंट होना चाहिए। जो होड़ है जी, प्राप्ति की होड़ है कि अभी बाइक हो गई तो कार हो। ये बहुत अच्छी बात उदित राज ने कही और इसी पे मैं आना चाह रही थी अरविंद जी की अभी भौतिकतावाद की बात हो रही है। ये भी एक पक्ष हो सकता है कि हम सुख की बात करें कि सुख सुविधाएं जीवन में होनी चाहिए, लेकिन अभी परिदृश्य बिल्कुल दूसरा है। अभी हम देखते हैं कि महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, प्रतिस्पर्धा, जैसा कि उदित राज ने भी कहा कि स्कूटर है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो पड़ोसी की जैसी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो एक तरफ हम बात करते हैं कि हम दुखों को समझना चाहें, जीवन को समझना चाहें, और समर्पण और त्याग की बात आ रही है, तपश्चर्या की बात आ रही है, और वहीं हम देखते हैं कि हम जो युवा है, जो आज का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। तो आज के समय में अगर हमें लोगों को ये समझाना है, उपदेश कितने मददगार है और कैसे? बहुत अच्छा। अभी इन्होंने आर्थिक पक्ष पे बात की। भगवान बुद्ध ने का ही उपदेश है, अथम धर्मश्च दीपते मधुरम तस्य भासितम। जी, ये सत्य है कि वह जो भाषण है, वह जो वचन है, ये वह जो बात है, अब जब तक उसमें अर्थ और धर्म दोनों न हो तब तक उसका कोई उपयुक्त नहीं है, औचित्य नहीं है। आज जबकि आर्थिक बात केवल होती है, आर्थिक समानता की बात होती है और आर्थिक लाभ के लिए व्यक्ति किसी स्तर पर जाने को तैयार होता है और युवा वर्ग उसी ओर जाना चाहता है। ये आवश्यक भी है, धन तो चाहिए। जब बुद्धि कहते हैं अथम धर्मश्च दीपते मधुरम तस्य भासितम, अर्थ तो चाहिए। अगर गरीबों को कैसे खाना देंगे, समाज कैसे बनेगा, राष्ट्र कैसे बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ ही हमें यह कला भी सीखनी चाहिए कि जीवन में सौहार्द के लिए, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में सौहार्द के लिए हम उनके लिए भी सोचें जो वंचित है, जिनके पास भौतिक सुविधाएं नहीं है। तो ऐसा जो करेगा, बुद्ध खुद कहते हैं चरथ भिखवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
भवतु सब्बा मंगलम। बुद्ध खुद रोज चलते हैं, मांग के खाते हैं, किस लिए? भवतु सब्बा मंगलम, सभी का मंगल हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। ऐसी भावना जब होगी, जब आर्ट ऑफ रिनंसिएशन सीखेगा, बांटने की कला लोग सीखेंगे, तो समाज बटेगा नहीं, समाज जुटेगा। और जो समाज में, राष्ट्र में और विश्व में जो अंतर कला हो रहे हैं, उसे दूर करने का एक ही कारण है कि बुद्ध के इन उपदेशों को आत्मसात किया जाए, जबकि ये मुश्किल है। भगवान बुद्ध फिर कहते हैं, सुकरानी असाधुनी अत्तनो हितानि च पमते ही तश्च साधुश्च तमरे परम दुखरम। आसान नहीं है, लेकिन हर बड़े काम के लिए दुख उठाना पड़ता है। उदित राज जी, हर बड़े काम के लिए दुख उठाना पड़ता है। आप सांसद भी हैं, आम लोगों से मिलते जुलते हैं। असमानता की जब बात आती है समाज में, विषमताएं तो हैं ही, लेकिन और आप बहुत नेता भी हैं, तो आज के समय में जब हम लोगों को कहें कि उनकी शिक्षा से लोग जीवन में आत्मसात करें, जैसा अभी अरविंद जी ने भी कहा, तो क्या लगता है किस तरह से उन्हें समझा सकते हैं कि वाकई आज के समय में भी ये उतनी सम्यक हैं, उतनी प्रासंगिक हैं? देखिए, आइंस्टीन ने कहा कि दुनिया में कोई आगे धर्म सरवाइव करने वाला है तो बौद्ध धर्म। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल रिलीजन जी। और मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि उससे लगेगा कि ये बौद्धिक स्तर का धर्म है, जरूर जीवन से जुड़ा हुआ या जीवन जीने का है। जैसे एक बार प्रचार करते जा रहे थे, तो उनके जो बड़े अजीज करीब शिष्य थे आनंद जी थे जी। तो एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति मिला और बहुत बुरा भला कहा, बड़ी आलोचना की, सुनते रहे। उसने कहा कि आप पथभ्रष्ट कर रहे हैं समाज को, आप कहते हैं भगवान नहीं है। तो शांत रहे। अंत में भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि ठीक है, आपने अपनी बातें कह दी, मैं भी एक प्रश्न आपसे करता हूँ कि दुनिया में जाकर के हर कोने में जाके देख लिया कि भगवान कहाँ बैठा है जी। खैर वो निरुत्तर होता है, आगे चलते हैं। अब आनंद जी भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर में क्या बात कही। आगे चल करके दूसरा इनका शिष्य मिलता है और शिष्य कहता है कि भगवान आप सही कहते हैं, ये भगवान कुछ होता नहीं, ये सब ठगी होगी होती है, आप जो कह रहे हैं सच। तो जब उसकी बात समाप्त हुई तो इन्होंने वही प्रश्न किया कि पूरी दुनिया में जाकर के आपने देख लिया कि भगवान नहीं, वो निरुत्तर हो जाता। फिर आनंद जी को समझ में नहीं आता, आनंद को। तो आनंद ने कहा भगवान आपने क्या कहा? तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा सुनो आनंद, जिन चीजों को न प्रमाणित हम कर सकते जी, उन चीजों के ऊपर पूरा जीवन लगाना, मस्तिष्क लगाना, प्रयास लगाना, खोए रहना, उससे बेहतर हमारे सामने गरीबी दिख रही है, असमानता दिख रही है। जो हम कर सकते हैं वो क्यों न करें, जो नहीं कर सकते। द थिंग विच कैन नॉट बी वेरीफाइड इज नॉट वेरीफाइबल इन एनी मैनर। ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आज तक तो कोई आके देखा नहीं। आज तक तो मैं किसी एक व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो ऊपर से स्वर्ग से लौट करके आया हो, बताया हो। अभी तक तो मुझे तो नहीं मिला हो, किसी को मिला हो तो नहीं कहा। सो इट वाज सो प्रैक्टिकल कि आप एक मानव हैं, एक मानव कल्याण में, समाज के कल्याण में जिसके लिए उपयुक्त है, आप पूरी ऊर्जा वहां लगाइए। ऐसे जगह आप ऊर्जा लगाएं जाकर के हिमालय के कंदराओं में बैठ करके आप तपस्या कर रहे हैं, तो उससे क्या, गरीबी से क्या लेना देना है, असमानता से क्या लेना देना है, दैवी प्राकृतिक प्रकोप से क्या लेना देना है, उत्पादन से क्या लेना देना है, बीमारी से क्या लेना देना है। लेकिन लोग इसको बड़ा चमत्कार से जोड़ते हैं जी। जबकि ये हमारे पीछे ले आने की प्रवृत्ति है, इससे आगे नहीं जा सकता जी। इंसान को समाज के साथ रहना चाहिए, जूझना चाहिए समस्याओं से, बिल्कुल समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। लेकिन माफ कीजिएगा उदित राज जी, समस्या यही है आज के समय में कि पलायन को हम समाधान मान लेते हैं बहुत बार, बहुत एग्जैक्टली आपका सवाल बहुत ही माकूल है जी, बहुत ही माकूल। आज ही कल नहीं, बहुत दिनों से जी। अन्न पैदा करने का काम किसान करे, गरीब करे जी। और तपस्या करे कोई और खाए किसी और का, और कह रहा मैं कल्याण कर रहा हूं। अरे खुद अपने कल्याण नहीं कर रहा हो, जो खुद ही नहीं
खाने की वस्तु तक या खाने का खुद का इंतजाम नहीं, और कपड़ा, अपना कपड़ा जो इस्तेमाल कर रहा उसमें उसका योगदान ना, वो कह रहा हम समाज की समस्या का समाधान कर रहे हैं। एग्जैक्टली कि जो ऐसे पलायनवादी होते हैं, ये बताएं कि किस तरह से समाधान करेंगे। अगर खेती नहीं होगी और अगर उत्पादन नहीं होगा और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो कहाँ से ये सारी चीजें आएंगी। जो लोग कहते हैं कि हम जाके कंदराओं में आशीर्वाद देंगे कंदराओं से, तो अपने आशीर्वाद दे के अपना तो खाना पहले निकाल लें, अपना कपड़ा तो पहले निकाल लें। बहुत अच्छी बात उदितराज जी ने यहाँ पर कही और ये समझने की बात है। तो यहाँ अरविंद जी आपसे समझना चाहेंगे कि ये जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, तो एक बड़ी अच्छी बात सामने आती है कि वो भारत तक सीमित नहीं रहे। हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितने ही देशों में आज भी उनके अनुयायी जो है मिलते हैं। ये पे कि भगवान बुद्ध की एक और बड़ी बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं अत्ता ही यत्नो नाथी, तुम अपना नाथ सम हो, मैं तेरा विधाता नहीं, मैं तेरा शास्ता हूँ। क्या बात है। मैं तेरा, आई एम नॉट योर गॉड, आई एम जस्ट योर गाइड। तो भगवान बुद्ध की ये भी आज बहुत बड़ी। मैं ये देखिए बीच में उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गाइड हूँ, ये भी नहीं कहा, ये भी अथॉरिटी नहीं, आगे के प्रोग्रेस को क्लोज नहीं किया उन्होंने। कहा कि कसौटी पर जो खरी उतरे उसी बात को मानो, और मेरी बात भी कसौटी पर आगे नहीं उतरे तो नहीं मानो, मत मानो। बिल्कुल। तो जो गतिशीलता है, डायनेमिज्म है, जो खोज है, रिसर्च है, प्रोग्रेस है, उसको स्टॉप नहीं किया कि मैं अल्टीमेट, मतलब अंध अनुकरण नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात है जो इन्होंने डॉक्टर आलोक जी ने कहा कि आज भी ताजिकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सिंध हो, ईरान हो, इराक हो, कहीं भी खुदवा लिया जाए, बिल्कुल कहीं भी खुदवा लिया जाए, कई जगहों तो बड़े बड़े माउंट्स, बड़े बड़े वो निकलेंगे, बुद्ध विहार निकलेंगे जिसमें तमाम कमरे हो, निकल भी रहे हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी लाहौर में तो के पास थी। तो दुनिया में यह धर्म इतना ज्यादा फैल गया था और संकुचित हुआ, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से फिर से तेजी से भारत में भी बढ़ने लगा है। टाइम लगेगा, 100 साल लग सकता, 200 साल लग सकता। इसमें केवल मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि इस बुद्ध धर्म के जबकि भारत में विकास हो रहे हैं, और मैं याद करना चाहूंगा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जिनकी वजह से यह जो धर्म है वो इस दिशा तक न केवल भारत में पहुंचा है बल्कि विश्व में। भगवान बुद्ध और तथागत के बाद अशोक, धम्मा अशोक, उसके बाद बाबा साहब आते हैं इस भारत की धरा पर, जिसकी वजह से यह धर्म फिर से संरक्षित है। इस धर्म के संरक्षण से, इस धर्म और बौद्ध की संस्कृति से पूरे विश्व में भारत की मर्यादा बढ़ती है। आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और तो और राजनयिक दृष्टि से। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूटान की यात्रा करते हैं, और जब श्रीलंका की करते हैं, जापान की करते हैं, अभी कोरिया जा रहे हैं, चाइना जाते, इन जगह जाने में एक स्वाभाविक रूप से भारत के प्रति प्रेम पनपता है। आवश्यकता इस बात की है कि उस प्रेम को हम पनपाने में समाज का सहयोग लें, भगवान बुद्ध का जो उपदेश है उसका सदुपयोग करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास में उसको लगा। आपने विकास की बात की और उपयोग की बात की, तो यहाँ एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे आप दोनों से, इनफैक्ट, कि जब हम बात करते हैं चरित्र निर्माण की, हम बात करते हैं आदर्शों की, मूल्यों की, नैतिकता की, और ये बहुत कहा जाता है कि अब धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है, हम अपनी जड़ से कटते चले जा रहे हैं, जो एक आम जनमानस में जो एक बात फैल रही है। तो क्या लगता है आपको आज के समय में, आज के दिन विशेषकर, अगर हम महात्मा बुद्ध को याद करते हैं और चाहते हैं कि लोग इस तरफ आएं, तो कैसे उनको हम दिशा? हम लोग अतीत को हमेशा गोल्डन मानते हैं और वर्तमान को तो हमेशा आलोचना करते हैं जी। आज के 50 साल पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महिलाएं थी, मिनिस्टर थी, एमपी थी। 100 साल पहले चीज़ें बेहतर हुई हैं। कुछ लोग इसको भी बुरा कहेंगे जी कि ये तो चरित्रहीन हो गई हैं, बाहर निकल रही हैं, हमारे मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1951 में हिंदू कोड बिल जब पेश किए तो उसमें प्रावधान यह था कि पैतृक संपत्ति में लड़कियों को, महिलाओं को बराबर संपत्ति दी जाएगी। उस समय तमाम आलोचना हुई कि ये तो पथभ्रष्ट हो रहा है, समाज भ्रष्ट हो जाएगा, ये तो चरित्रहीनता है, ये चरित्र का क्षरण है। तो इसको कहा, कुछ लोग कहते हैं
अंत में नेहरू जी ने पहले आश्वासन दिया था कि हिंदू कोड बिल को पेश करो, हम लेकिन माफ पास कीजिए, करा उदित देंगे, नहीं राज पास जी, हाँ, करा। जी। कहने का ये मतलब है कि हाँ, निश्चित तौर से कमियां हैं। हाँ जी। लेकिन ये अगर अतीत में देखा जाए, अतीत से हम बहुत बेहतर आए हैं चरित्र के मामले में, हर मामले में, जी। और ये सच्चाई है। भगवान कहते हैं सुखम यवा जरा शीलम, शील है सब पाली में, शील होना चाहिए, लेकिन वो बूढ़े को भी और बच्चे को भी शीलवान होना चाहिए, क्योंकि उसको मिले 3 है फेजेस बुद्धिज्म में, शील, समाधि, प्रज्ञा। लेकिन वो शील वह नहीं, जैसा ये सही करे, जिसकी परिभाषा हम देते हैं, वह शील जिससे किसी व्यक्ति की हानि नहीं होती है, हाँ, वह शील जिससे समाज में असमानता नहीं फैलती है। शील का उद्देश्य समाज में सहजता लाना है। जी। शील का उद्देश्य व्यक्ति के निर्माण में सच्चाई का भाव लाना है, क्या बात वह शील है। बुद्ध तो कहते हैं सुखम यवा जरा शीलम, शील चाहिए, वह चरित्र चाहिए जिस चरित्र के माध्यम से व्यक्ति का, समाज का, परिवार का, राष्ट्र का कल्याण होता है। जी, बहुत बढ़िया। अब बस बहुत संक्षेप में आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब यहाँ से आगे की अगर बात की जाए, किस तरह से आप देखते हैं महात्मा बुद्ध को? हम अनुकरण करने की बात है, अनुसरण करने की बात है, किस तरह से देखेंगे इसे? हर समस्याओं का समाधान ही बुद्ध है, युद्ध नहीं, बुद्ध ही चाहिए। जी, क्या बात। और आज के जमाने में यही स्लोगन लेना चाहिए, जहां जहां भी समस्याएं हैं, बुद्ध के उपदेश को ले लिया जाए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। उदित राज जी। भगवान गौतम बुद्ध ने एक बार कहा, और बहुत बार कहा, कि अत्तदीपो भव। हर व्यक्ति को अपना मालिक खुद होना चाहिए। अगर इसको हम विचार करें तो न महिलाओं का शोषण होगा, न ऊंच नीच होगा, न गैर बराबरी होगा। तो सामाजिक दृष्टि में और मानवीय दृष्टि से मैं देखता हूँ कि अत्तदीपो भव की बहुत ज़रूरत है। हर आदमी अपना खुद मालिक है, न उसका मालिक नीचे बैठा हुआ, न ऊपर बैठा हुआ है, न उसका मालिक किसी कोई अभिजात वर्ग में पैदा हुआ है तो वो है उसका मालिक। तो ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति, आज़ादी, स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, और उसके अंदर जो टैलेंट है वो उभर के आता है। क्या बात है। और विकास में योगदान उसका होता है। वो फिर जब ये सोचेगा कि जब हम ही को सब कुछ करना है, अभी क्या होता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो हमारे तकदीर में लिखा है वही होगा। जी। तो काम न करके वो तकदीर पर बैठ जाता है, अन्याय से नहीं लड़ता, कहता कि मेरे तकदीर लेकिन हम में ये अन्याय, स्वीकार्य कहीं ना कहीं कि तकदीर में हमारे है ही है, अत्याचार है ही है, तो क्या जी। करें। वो पुराने जीवन का हमारा जो पाप है मेरे सामने आया है। तो इन सारी चीज़ों से, ये सब चीज़ों का, कईयों चीज़ों का समाधान होता है। और पहले बार भारत सरकार के माध्यम से बौद्ध पूर्णिमा मनाई गई है, और जिसको संबोधित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और यह बहुत बड़ी बात है। यानी भारत की धरती में जो धर्म पनपा और जो बढ़ा और जन्मा, उसको अहमियत अब मिलना शुरू हुई, और सरकार के माध्यम से जब हो रहा है तो निश्चित तौर से नीचे तक जाएगा, और इससे पर्यटक, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा, और बाहर के लोग भी बहुत आएंगे। क्या बात तो है। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे साथी हैं जो गृह होम मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, जिनके इनिशिएटिव से हुआ, हम लोगों ने मिलकर किया, तो उनको भी विशेष धन्यवाद। क्या बात है। इससे खूबसूरत बात पे हम कह नहीं सकते कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन, महात्मा बुद्ध की जब हम बात करते हैं तो इससे प्यारी बात हो नहीं सकती कि माननीय प्रधानमंत्री का जिक्र यहाँ पर उदित राज जी ने किया। और सही बात है, जन जन तक इस बात को पहुँचाया जाए तो शायद हमारे जीवन में जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो आ जाए। कहा जाता है कि आशा की किरण बाहर से नहीं, अंतर से स्वतः जगती है, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध के नाम में ही यही बात निहित है कि हम आत्मबोध जिस दिन हमें हो जाता है तो स्वतः एनलाइटमेंट जो है वो होने लगता है। उदित राज जी, आपका, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग इंडिया में आप आए। इसके पहले कि आप समाप्त करें, एक अंतिम उनका उपदेश बोलना चाहूंगा, जो परिभाषा है बुद्ध धर्म की। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियाद पदम एतम बुद्धानुशासन। अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद।
गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज हमने बात की महात्मा बुद्ध की, और उनकी बातचीत में, उनके उपदेशों में भी यही जिक्र आया कि जीवन में आर्थिक पक्ष जो है उसे हम दरकिनार नहीं कर सकते, यानी उसका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और आर्थिक पक्ष में रोज़गार की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता, करियर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो करियर के बारे में जब बात करते हैं तो बात होती है डॉक्टर की, यानी मेडिसिन की फील्ड की बात होती है, सिविल्स की, इसके अलावा IT कोर्सेज की बात होती है, लेकिन इनसे परे भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छा रोज़गार, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी बारे में बात करने के लिए आज गुड इवनिंग इंडिया में अपने स्टूडियोज़ में हमने आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं करियर काउंसलर श्री राजेश अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर नीलू तिवारी जी। नीलू जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। तो जैसे कि हमने अभी कहा कि आर्थिक पक्ष की जब बात आती है तो करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, स्पेशली मेरिट की या मार्क्स की जब बात आती है। तो राजेश जी, उनके लिए क्या ऑप्शन आप देखते हैं? जब स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं तो उनके पास एक प्लान होता है कि हम फ़लाँ कोर्स, फ़लाँ यूनिवर्सिटी के फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन लेंगे। किसी वजह से वो मार्क्स कम आ गए तो उनका वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता जी। तब वो कुछ एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ पे आते हैं कि कॉलेज मिल गया तो कोर्स नहीं मिला, कोर्स मिल गया तो कॉलेज नहीं मिला, दोनों मिल गए तो शहर बदला गया। तो इसके अलावा इनके पास मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि अगर ये उसको टटोलें तो शायद इनसे बड़ा भाग्यशाली ही कोई नहीं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अभी डिज़ास्टर जो हुआ नेपाल में, उससे पहले उत्तराखंड में हुआ, तो इसके अंदर भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, इन सबको अगर हम बात करें तो एक डिज़ास्टर्स में आ जाते हैं। सो वी कैन कोलैबोरेट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कई तरह के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज आपको एज ए स्किल डेवलपमेंट देते हैं। ओके, राइट। इसके श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले जाएं तो इसके साथ फायर मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, केमिकल्स, ऑल थिंग्स आर देयर। राइट। अब एक कंपैरिजन लेते हैं कि एक स्टूडेंट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom डिग्री को हासिल करने के लिए एडमिशन लेता है जी। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके आप कह रहे हैं कि मार्क्स कम हैं, वो ऐसे किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाता है जो MSME जैसी संस्थाएं कंडक्ट कर रही हैं जी। MSME का थोड़ा सा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने बहुत सारे स्किल सेक्टर काउंसिल्स बनाए हैं जिसमें एग्रीकल्चर, IT से रिलेटेड, रिटेलर्स, बहुत सारे इन्होंने स्किल काउंसिल, बिकॉज उनका एम है स्किल फोर्स को तैयार करना। अब जिनके मार्क्स कम है वो एक कॉरस्पॉन्डेंस स्टेट यूनिवर्सिटी से या इग्नू से अपनी मनचाहा कोर्स, कम से कम एक ऑप्शन उनकी क्लियर है कि मनचाहा कोर्स, राइट, वो उसके अंदर एनरोल्ड होते हैं। इन बिटवीन ये इस टाइप का स्किल डेवलपमेंट में, सपोज डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, प्लस फायर मैनेजमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं तो 3-3, 6-6 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो इन 3 सालों में उसके पास 3 साल पूरे हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। उसके बाद उनके पास फिर ऑप्शन है कि वो इंटर्नशिप में या जॉब एक्सपीरियंस में भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ डैट सर्टिफिकेट्स जी। सो आफ्टर 3 years वी हैव ए कंपैरिजन कि एक बच्चा नॉर्मल डिग्री करके यूनिवर्सिटी से निकल रहा है और एक जिनके आप कह रहे हैं मार्क्स कम है, वो इग्नू से डिग्री भी ले रहा है, उसके पास 2 या 3 टाइप के सर्टिफिकेट्स भी हैं, इंटर्नशिप और जॉब एक्सपीरियंस भी है। सो ही इज हैविंग अ विन-विन सिचुएशन। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जहाँ वो डिसहार्टेड हुआ है उससे बढ़िया लकी शायद पर्सन नहीं है कोई। सही बात है। नीलू जी, जैसे कि राजेश जी ने भी कहा, डिजास्टर्स की यहाँ पर बात हो रही है जो कहीं भी आ जाते हैं और आपदाएं जब आती हैं तो उनके लिए मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ हो जाती है, एक टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर बात की जाए। इसका दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो टूरिज्म की बात की जा सकती है। टूरिज्म मैनेजमेंट की इन पर्टिकुलर अगर बात की जाए यहाँ पर, तो उसके लिए क्या आप देखती हैं ऑप्शंस? 12th में 3 स्ट्रीम्स हैं। कुछ बच्चे PCM सेलेक्ट करते हैं, साइंस बैकग्राउंड में जाते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं और कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स में जाते हैं।
तो अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो उनको इतना डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। PCM को अगर हम देखें तो बेसिकली दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। जी। तो इनको जनरली जाना चाहिए, IT सेक्टर टाइप के कोर्सेज करने चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग करनी चाहिए या इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग टाइप के कोर्स करने चाहिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हो गई, या पायलट एविएशन में जा सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या डिफेंस, इन सब में ये लोग इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। इसको ये लोग चेक कर सकते हैं, गूगल तो आजकल अवेलेबल है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये लोग 6 मंथ कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1 ईयर डिप्लोमा अवेलेबल हैं। अगर हम दूसरे साइड में देखते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे देखते हैं, तो अगर कुछ बच्चों ने कॉमर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स लिया है तो ये लोग रिसर्च एसोसिएट्स में जा सकते हैं। बैंकिंग, सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल है शॉर्ट टर्म। और अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में देखें, उसके लिए भी डिफरेंट कोर्सेज आजकल यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किए हुए हैं, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। या अगर आप किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं तो आप टीचिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जाके जैसे साइकोलॉजी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इन सब्जेक्ट्स को लेके या पब्लिक सर्विसेज के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो मतलब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मार्क्स की बात है, हम ये कहेंगे कम नहीं है, कंपैरेटिवली कम है, अगर इस तरह से कहें इसको, तो उसमें ये नहीं है कि आपके लिए ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज, वेन्यूज हमेशा रहते हैं। राजेश जी, फायर एंड सेफ्टी एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में लोग जानते भी कम है, बात भी नहीं होती है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये रोज़गार से रिलेटेड है तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि इसमें हमें जॉब या ऐसी संभावनाएं क्या हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर कुछ एक इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके कोर्सेज मतलब बेसिकली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। अब गल्फ जैसी कंट्रीज जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है, दे आर फायर प्रोन एरियाज। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, ऑल हाई राइज बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक्स की अभी हम बात कर ही रहे हैं, ऑल मेट्रोस, इस टाइप के जितने ऑयल रिफाइनरीज जितनी हैं, रेलवे, सिविल एविएशन, सब जगह सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, सब जगह है। अब आप देखिए कि कितनी वर्कफोर्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके लिए जागरूकता उतनी नहीं है, पेरेंट्स भी उतने जागरूक नहीं है, इंस्टीट्यूशंस भी उतने इसको प्रमोट नहीं करते हैं। बट पॉइंट इज़ कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हमने फलां में डाल दिया है एप्लीकेशन, देखते हैं नंबर आता है कि नहीं आता, थर्ड लिस्ट लगने वाली है, देखते हैं कि आता नहीं आता, तो इंतज़ार करते हैं। तो पॉइंट इज़ कि ये कहा जाता है कि इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। तो आप बचा कुचा क्यों लेते हैं? आप कोशिश कीजिए, आगे जाइए। आपके पास ये तो एक एग्जाम्पल्स हो गए, अभी जैसे मैम ने कहा, इतने एवेन्यूज हैं कि आप कवर ही नहीं कर सकते। और मैं दोबारा कहूँगा कि इनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि इनके पास कम नंबरों की वजह से ऑप्शंस खुल जाते हैं। इंजीनियर्स वाले को तो इंजीनियर्स में जाना है, उसके बाद ये ऑप्शंस की तरफ देखता भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, बहुत कुछ नया, बहुत एक्सप्लोर है। फॉर एग्जांपल इसमें टूल रूम डिजाइनिंग है। अब इंडिया के अंदर 10 सेंटर्स हैं, स्टेट्स के अंदर ही करीब 6 सेंटर्स और हैं, जिसमें मेरी जानकारी में लखनऊ, गोवा, गुवाहाटी, दिल्ली तो है ही हैं, 2 और हैं शायद। अब टूल रूम में टूल रूम डिजाइनिंग है जी, स्पेशलाइज फॉर टूल रूम डिजाइनिंग। वर्ल्ड स्किल सेंटर इंडिया के अंदर है, जहाँ पे आप ये शायद सिंगापुर कोलैबोरेशन के साथ है, तो उसके अंदर भी डिजाइनिंग है। अभी वो स्टार्ट हुए हैं, कोर्सेज कम है, लेकिन स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ एवेन्यूज। आप जहाँ जाना चाहें, तो सारा जहाँ हमारा है इनके साथ। ब्यूटीफुल। नीलू जी, बहुत अच्छी बात राजेश जी ने कही कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वालों की बात बच जाता है। लेकिन इसमें एक पक्ष और आता है, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हर आदमी ये सोचता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद कितना स्टेबिलिटी के एंगल से या सिक्योरिटी की बात आती है तो ये जॉब कितना आपको सिक्योरिटी दे सकता है। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है मनी ट्रैवल एंड टूरिज्म में, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो मुझे लगता है बच्चों को इस साइड में थोड़ा सा अपने आप को इंक्लाइन करना चाहिए। इस साइड में जॉब अपॉर्चुनिटी
कमिंग 10 ईयर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है जी। और सबसे पहले मुझे लगता है कि उन्हें अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू उनको ये अपनी पैशन आइडेंटिफाई करनी चाहिए, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बेसिकली वो करना क्या चाहते हैं। कोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और अपना एप्टीट्यूड के थ्रू उनको अपनी एबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि वो किसके लिए एप्लीकेबल हैं। और लाइफ में मेन चीज़ तो डिप्लोमा एंड डिग्री डजंट मैटर, मेन चीज़ तो 7 आवर always matters. Beautiful. They should follow 7 hours. Basically, what are 7 hours? Reading, writing, rationality, responsibility, and relationship, resources, and reasons. Very nice. उनको ये 7 आवर फॉलो करना चाहिए। स्कूल टाइम में बेसिकली वो 3 आवर के थ्रू तो ऑलरेडी रीडिंग, राइटिंग, रैशनैलिटी, ये तो स्कूल टाइम में वो पढ़ते हैं। रैशनैलिटी मैम जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको आप इलैबोरेट करें। रैशनैलिटी मीन्स अर्थमेटिक, मैथ्स। तो ये 3 आवर तो बेसिकली वो स्कूल टाइम में अपना कवर कर लेते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड रैशनैलिटी। 4 आवर्स, रिमेनिंग 4 आवर्स उनको बेसिकली इन पे फोकस करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो प्ले कर रहे हैं। रिसोर्सेज, किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर सपोज उनको कोई अच्छी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो उनको रिसोर्सेज को कम से कम रिसोर्सेज में कैसे बेटर आउटपुट देना है, कैसे स्किल्ड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। रिलेशनशिप, आप क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, चाहे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो या आप किसी इंडस्ट्री में कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हो, तो आपको ये बेसिकली अच्छे से प्ले करना आना चाहिए। अपने क्लाइंट के साथ कैसे आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो। राजेश जी, जैसे कि अभी नीलू जी ने कहा कि अब डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो मेक इन इंडिया अब जो हमारे पीएम मोदी लेकर आए हैं ये कॉन्सेप्ट, और बहुत ज़्यादा इस पर आगे काम भी होने वाला है, तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के बच्चे जो कि हम जो अभी तक जो रहा है कि कन्वेंशनली जो हम देखते हैं कि फील्ड्स में जाते हैं, उससे परे जो इधर आना चाहते हैं, इसमें कितना कुछ आप देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इसमें मैंने वैसे ही कहा कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। मेक इन इंडिया के एंगल, मेक इन इंडिया के एंगल से अनलिमिटेड है, बिकॉज ये प्रोग्राम जो है आपको सबसे पहले तो एक दिशा दे रहा है रोजगार के लिए, दूसरी दिशा दे रहा है कि आप एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ आप कभी भी इसमें सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। राइट। इसके अंदर आपका व्यू है कि आप नौकरी देना पसंद करते हैं, नौकरी लेना पसंद करते हैं। तो आप जॉब इंटरव्यूज कर रहे हैं, जॉब के अंदर जा रहे हैं, स्किल्स मैनेजमेंट या स्किल्स को न्यू मशीनरीज के साथ डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे जॉब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, आप उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि वो कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ते भी चुन, फिर उसके बाद थोड़े से मुकद्दर की तलाश कर। तो ऑफ कोर्स ये सारे एलिमेंट्स आपकी लाइफ में साथ साथ हैं। अब एग्जांपल से मैं एक फर्दर एक्सपेरिमेंट आपको कंपैरिजन देता हूँ कि एक बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। अब स्पोर्ट्स के अंदर ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी 20 नए कोर्स लॉन्च किए। अब एक बच्चा स्पोर्ट्स कोटे के अंदर एडमिशन लेना चाहता है इन एनी यूनिवर्सिटी, उसके पास एलिजिबिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या स्टेट लेवल पर है, उसको एडमिशन दी जाती है। अब वो नॉर्मल कोर्स BA BCom जो भी लेना चाहता है लेकर उस कोर्स में एडमिशन ले लेता है। अब इसको दूसरे सीनरियो से देखिए कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको ये अपॉर्चुनिटीज देता है कि जो पोजीशन होल्डर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, दे कैन एनरोल विद दीज टाइप ऑफ कोर्सेज, जिसके अंदर हॉकी, जितने भी आपके स्पोर्ट्स अरीना है उसके अंदर दे कैन बिकम ए कोच। राइट। 6 से 8 महीने या 1 साल का शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल, you have the certificate that you are authorized coach for particular field. Very nice. जी। Right. इसके साथ आप अपनी नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस या इग्नू से, जैसे मैंने पहले कहा, आप वो डिग्री कर ही रहे हैं, इसके साथ आप फर्दर जॉब एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो आफ्टर 3 years यू हैव अ एलिजिबिलिटी फॉर ए कोच, आप कोच कर सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पोर्ट्स में आप आगे जा सकते हैं। मोरओवर ये आपके रुचि के अनुसार है, आप अपनी रुचि को भी साइड में नहीं कर रहे हैं, आप रुचि के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बेहतर। तो ये तो एक एग्जांपल है स्किल का। ऐसे ये सारी स्किल्स ही हैं, आप जितना आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे राजेश जी ने भी कहा, और पैशन की बात आपने भी कुछ देर पहले की थी, तो और आजकल तो हर फील्ड में सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं जेंडर की अगर बात की जाए तो पैशन से उसको अगर जोड़ें, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम आके कोशिश कर सकते हैं? फैशन डिजाइनिंग,
और वेबसाइट डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट बहुत कॉमनली, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन। तो गर्ल्स के लिए अगर हम गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एनिमेशन तो बेस्ट है। वो अपने घर पर रहकर ही काफ़ी सारे ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, या एनिमेशन के थ्रू ग्राफिक्स हो गया, तो फिल्म इंडस्ट्री से वो लोग अपने आप को एसोसिएट कर सकती हैं। राइट। ये आईआईटी बॉम्बे ने भी ये स्टार्ट किया है ग्राफिक्स का। तो पहले जनरली फिल्म इंडस्ट्री ग्राफिक्स के लिए बाहर फॉरेन कंट्री से ये टेक्नोलॉजी ऑप्ट करती थी। तो ये आईआईटी बॉम्बे ने अभी नया स्टार्ट किया है, तो इसमें भी गर्ल्स जा सकती हैं। गर्ल्स के लिए तो स्पेशल कोटा है जी। तो इस टाइप के कोर्सेज। इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही लाइफ गार्ड स्विमिंग के अंदर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए कोर्स हैं जी। अब आप इमेजिन कीजिए कि लाइफ गार्ड गर्ल्स आपको बहुत कम मिलती हैं जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है। आप जाना चाहें लेकिन थोड़ा सा इसमें आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमसे बात हो रही है कि बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं इस पूरे उसमें, लेकिन एक छोटी सी बात और जो समझने की है वो ये कि मान लीजिए कि आप इस तरह से जैसे भी बात हुई कि स्किल्स कोई भी अपने डेवलप कर सकते हैं, आपका पैशन है उसको समझ के आप आगे जा सकते हैं। बुद्धिज़्म की अगर बात करें आज के टाइम में, आज के दिन विशेषकर, और साथ ही गांधीज़्म की बात करें, तो उसमें भी अगर कुछ बच्चे आना चाहें तो उसमें आप क्या देखते हैं? ये दो स्टडीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। ब्यूटीफुल। पीएचडी तक आप जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 साल का एमफिल कोर्स लॉन्च किया है बुद्धिज्म स्टडीज के ऊपर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज, यू कैन से इट्स अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी। या तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जर्मन में संस्कृत के लिए दिया जा रहा है। अब भारत में ही संस्कृत विद्यापीठ जैसी तरह की संस्थाएं हैं, आप संस्कृत में आगे जा सकते हैं। डीयू में भी शायद गांधी थ्योरी के लिए, मैं रेगुलर की बात ही नहीं कर रहा। रेगुलर में तो जहाँ है जो है वो आप परसू कर ही रहे हैं। जी। मैं ऑफ बीट की बात कर रहा हूँ कि आप जहाँ पर गांधीयन स्टडीज में हर यूनिवर्सिटीज के अंदर स्कॉलर्स हैं जो गांधीयन स्टडीज को पढ़ाए जाते हैं। ये हमारी एक थीम है, कैसे के लीजिए, हमारे इंडियन कल्चर की बोथ स्टडीज़। इसके अंदर इंडिया अब्रॉड दोनों तरफ आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी मिलेंगे, ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज भी मिलेंगे। इवन इसको अगर हम रिलेट कर दें कहीं योगा से, तो यू कैन हैव बीएससी इन योगा साइंस। वेरी गुड जी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये थोड़ा सा बस आंख खोल के देखने की बात है, और ललक से अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई चीज़ है नहीं जो आपको रोके। रास्ते ही रास्ते हैं, जगह ही जगह हैं, कोशिशें ही कोशिशें हैं। बिल्कुल, बहुत कोशिश जितने आप अगर आप इजाज़त दें तो एक हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की कोट है इन्हीं बच्चों के लिए शायद, जी कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ को जाऊं असमंजस में है वो भोला वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं भी एक बताता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला। क्या बात है। तो वही बहुत प्यारी बात यहाँ पर निकल कर आई कि एक राह अगर आप पकड़ लेंगे तो मंजिल पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो आशा यही करते हैं कि नीलू जी ने जैसा कि बताया, राजेश जी ने बताया, आप ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे और अपने लिए कोई मंजिल ज़रूर तलाश लेंगे। राजेश जी, नीलू जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुक्रिया। और इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही कहेंगे आपसे अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। फिलहाल नमस्कार।